हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3 का पाठ 2 पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ और इसके लेखक हैं कामतानाथ प्रसाद जी। बच्चों, इसमें लेखक ने जो हाथ के कारीगर हैं उनकी व्यथा का बखान किया है कि किस प्रकार मशीनी युग आने के कारण जो हाथ के कारीगर हैं उनके कार्य में बाधा पड़ी है, उनको कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले कि हम पाठ को पढ़ना आरंभ करें, बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाख होता क्या है। क्योंकि पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लाख क्या है। तो बच्चों, लाख एक पदार्थ होता है। जैसे आपने सिल्क सुना होगा ना, रेशम, वो रेशमी कीड़े से बनता है। रेशमी कीड़ा जो होता है अपना एक पदार्थ छोड़ता है जिससे रेशम बनता है। ऐसे ही लाख भी एक कीड़े से ही छोड़े गए पदार्थ से बनता है। तो उसी के विषय में इस पाठ में लेखक कामतानाथ जी ने बदलू नाम के एक व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाया है, उसका मर्म हमारे सामने प्रदर्शित किया है। तो पाठ पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक बचपन में जब मामा के गांव जाता ना तो बदलू ने लाख से बनी छोटी छोटी गोलियां देता। और बच्चों का तो आपको पता ही है बच्चों कि किस तरह से मन छोटी छोटी चीज़ों में प्रसन्न हो जाता है। तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती थी जब अपने मित्रों के पास आता वापस, क्योंकि उसके पास रंग बिरंगी गोलियां, तो उसके दोस्त जो हैं उसके इर्द गिर्द घूमते होंगे, है ना। तो आगे कहते हैं, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो यहाँ पर ना लेखक बता रहे हैं कि वो बदलू मामा को बदलू मामा ना कहता था बल्कि बदलू काका, क्योंकि गांव के और लोग भी उसे काका ही कहते थे। क्योंकि देखिए, आप लोग अगर अपने नानी के घर जाते होंगे, मामा के जाते हैं, तो वहाँ आसपास के पड़ोसियों को भी ना मामा ही कहते होंगे, चाचा नहीं। और जब अपने पापा के गांव की साइड या बाबा दादा की साइड जाते होंगे तो वहाँ पर आसपास वालों को चाचा ताऊ ऐसे कह के बुलाते हैं। मगर वो कहता है कि मैं उन्हें मामा ना कहकर काका बुलाता था, क्योंकि सभी लोग उसे काका बुलाते थे जो वहाँ के और बच्चे थे। और उसके मकान के विषय में आपको बताया कि कहाँ था और किस प्रकार वो काम करता था। आगे है, पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। बेलन तो आपने देखा ही होगा बच्चों, जैसा कि मम्मी आपकी रोटियां बेलती है ना, ऐसा गोलाई वाला होता है जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अब आप इस पंक्तियों को पढ़कर बच्चों समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती होगी जब वह इस तरह से चूड़ियां बनाया करता, क्योंकि उनको पहले एक एक करके बेलन के उसमें आकार में चढ़ाना ताकि वो गोल रहे, टेढ़ी मेढ़ी ना बने, क्योंकि लाख जल्दी पिघल जाता है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया कहते हैं बेटा, जैसे आपके घर में पीढ़ा, या आप समझते होंगे ना, जैसे देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार की वो मचिया पर बैठा है, ठीक है ना। तो उस पर बैठा करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता। हुक्का भी आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने गाँव में किसी बड़े बुजुर्गों के पास देखा होगा ना हुक्का कैसा होता है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के साथ ही बीतता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई।
क्योंकि अपना काम करने के बाद तो वैसे ही उसे निहारने का बड़ा मन करता है और कहीं कुछ उसमें कमी ना रह गई हो, इसलिए वह बड़े प्यार से उसको निहारता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है बच्चों जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, है ना। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। और पैतृक पेशा क्या होता है? जो वंशानुगत उन्हें मिला होता है, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी का पुराना बिजनेस है जो दादाजी का था, वो पापा चला रहे हैं, फिर बाद में आप चलाते हैं, तो उसको कहते हैं पैतृक। पैतृक संपत्ति भी होती है जो बाप दादा से मिली होती है ना, पिताजी से, दादाजी से, तो उसका पैतृक पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी कि सबको बहुत पसंद आती थी, तो लोगों को डिमांड भी थी उसकी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते। यानी ऐसा नहीं था कि उसी के गांव के लोग वहाँ से चूड़ियाँ लेते थे, वहीं की स्त्रियाँ, अभी तो बाहर के गांव की भी स्त्रियाँ वहाँ से चूड़ियाँ ले जाती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को उनसे बेचता ना था, यानी वो उनसे पैसा नहीं लिया करता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब वस्तु विनिमय क्या होता बच्चों? वस्तु विनिमय होता है कि वस्तु के बदले में पैसा ना ले देकर वस्तु ही ले जाए। पुराने समय में ऐसा ही होता था कि अनाज ले गए तो उसी की कीमत के हिसाब से, उसी की वैल्यू के हिसाब से बदले में सामान ले लेते थे। जैसे कई एक कटोरी गेहूँ ले गए तो बदले में थोड़ी चीनी ले आए, है ना, या कुछ जो आपको दुकान से ज़रूरत है वो ले आए। तो और अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, ठीक है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी वो बड़ी जिद में अच्छे से उस समय में अपने मन की बात रख लेता था कि भाई मुझे इस समय तो भाई चाहिए पैसा, जो उसको चाहिए, जो उसे चाहिए वो मांग लिया करता था। भाई ये मौके तो आप भी जानते कि ऐसे होते हैं जहाँ पर तोहफे के रूप में समझिए, अपना खुशी के मौका है तो उस समय में ले लेते हैं, है ना। इसलिए वो बाकी समय पर तो उनसे पैसे नहीं लेता था, मगर विवाह के अवसर पर उनसे मुँह मांगी चीज़ ले लेता था। आखिर सुहाग के चूड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते 16। तो देखा बच्चों, विवाह के समय पर वो ऐसे ले लेगा तो बाकी चाहे वो कुछ भी ना ले, उनसे 1 रुपया ना ले, है ना। आगे लेखक बताते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी 2-4 बातें भी सुना देता। ये तो स्वाभाविक है बच्चों, क्योंकि वह स्वयं तो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, तो उसे तो भाई दूसरी कांच की चूड़ी से खुशी मिलती नहीं, है ना। क्योंकि उसका कार्य फिर या उसकी कारीगरी सबके सामने से छिप जाती, हट जाती, या उसकी वैल्यू कम हो जाती। तो ये तो मनुष्य का स्वभाव होता है ना। तो आगे है कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ नाच है, यहाँ वो व्यंग सा कर रहे हैं, या यूँ कहो कि अपने मन के दुख को इस तरह से प्रकट कर रहे हैं। क्यों कि भाई लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो गांव का या उसके हाथ की कारीगरी का नमूना है, लेकिन शहरों में कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी हैं स्त्रियाँ, तो वहाँ तो कुछ बात और ही है। भाई वो तो नाजुक हैं, है ना। और गांव की स्त्रियों में तो वैसे भी लाज शर्म हया नहीं है, अपने अपने मर्द का हाथ में हाथ डालकर घूमती हैं, तो उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे बच्चों, गांव में तो ये एक मर्यादा के बाहर की बात होती है, किसी भी पुरुष के हाथों में हाथ डाल के चलना, ठीक है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता।
अब लेखक बताते हैं कि कभी कभी तो मेरी बहुत अच्छी खातिर करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। भाई बच्चे को तो सबसे ज़्यादा यही पसंद है ना, तो वही लेखक को पसंद था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जैसे आप लोग बच्चों छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चले जाते ना, ऐसे ही वो भी जाता और फिर वापस छुट्टी खत्म होने के बाद आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। ट्रांसफ़र हो गया बच्चों। अब ट्रांसफ़र हो जाता है तो पापा जब दूर चले जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार छुट्टियों में मामा के यहाँ जाया जा सके। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। तो और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब भाई बच्चों जैसे जैसे बड़े होते हैं शौक बदलते हैं ना, ऐसे ही उनके भी शौक बदल गए। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब मैंने देखा कि गांव में ज़्यादातर स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए, लाख की पहने हुए नहीं नजर आ रही। तो विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां दिखी। विरले यानी बहुत ही कम हाथों में। तभी एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून आने लगा। ठीक है भाई, कांच की चूड़ी जब टूटती है तो देखो अगर हाथ में लग जाए तो बच्चों से खून बहुत निकलता है। कहते हैं कांच से जब खून निकलता है ना, वो जल्दी से बंद भी नहीं होता। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। भाई उसको ऐसे अपनी मामा की लड़की की जब चोट लगी और कांच चुभा तो उसे बदलू का अचानक ही याद आ गई। ठीक है, फिर लेखक वहाँ गए तो वहाँ पर जब बदलू को बैठे पाया तो उनसे मुलाकात की और उन्हें नमस्कार किया। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। क्योंकि लेटा हुआ था तो उनके आने से, नमस्कार करने से वो बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब बच्चों पहचानना तो मुश्किल होना ही था क्योंकि कहाँ वो बचपन में जाता था और अब बड़ा हो गया। तो आप भी समझ सकते हैं कि देखने में भी फ़र्क आ जाता है और दिखने में भी फ़र्क आ जाता है ना, नज़रों का भी वो हो जाता है क्योंकि बदलू की तो उम्र भी हो गई थी। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने ही बताया कि मैं जनार्दन हूँ। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी अपनी यादाश्त पर जोर मार रहा हो कि भाई कौन हो सकता है। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, यानी उन्हें याद आ गया बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी, यानी जैसा कुछ उनके आंगन में हुआ करता था वो सब नहीं नजर आया, वो सामान कुछ भी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। भाई जब मैंने सब देखा सामान नहीं है तो मैंने पूछ लिया, ऐसा लेखक कह रहे हैं। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। उसने अपना दुख बताया कि भाई मेरी बनाई चूड़ियों को कोई पूछता ही नहीं है। जब उसकी डिमांड ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। गांव गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लला, कि कोई मशीनों से बनने लगी है। आजकल सब काम मशीनों से ही होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं।
और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में संभव कहाँ। क्योंकि आप भी जानते हैं बच्चों कि जो मशीन से काम होता है वो जल्दी भी हो जाता है और यूँ कहो कि फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो उसी चीज़ को वो बता रहे थे कि हाथ के उसमें ये वाली बात नहीं आती। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा यानी अस्थमा होता बच्चों, जिसमें खांसी ज़्यादा आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी उम्र हो चली थी। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, जो कि कमजोरी का और वृद्धावस्था का प्रतीक होता है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने मेरी शंका को भांपा और उसका निवारण कर दिया। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, यानी दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, यानी कितने लोगों को दुखी कर दिया, बेरोजगार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा कि दोनों चुप चुप हैं, ना वो कुछ बोल पा रहे हैं ना मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। अब आगे लेखक कहते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि विषय बदलने में ही भलाई थी, वरना चूड़ियों के बारे में ही होता तो उनका दुख रग पर हाथ रखने बराबर बात होती, उनको और दुख होता। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोली, यानी उनकी तरफ मुंह करके बोले, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि बचपन में वो आम खिलाया करते थे ना बच्चों ने, तो इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि माफ़ करना बेटा। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ऐसा बदलू ने कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, क्योंकि बचपन की बात बच्चों कई बार भुलाई नहीं भूलती है। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा, क्योंकि मलाई जब याद आई तो गाय भी याद आ गई। गाय कहाँ है लला, 2 साल में बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, मैं हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक वक्त में खा जाता था, यानी एक वक्त में, क्योंकि शहर में कुछ कम खाते हैं आम वगैरह। आप जानते होंगे कि गांव में तो कई बार पेट भरने के लिए रोटी भी आम से खा लेते हैं, तो वहाँ तो बहुत आम खाए जाते हैं। बल्कि शहर में एक दो खाए, 4-5 खा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी बात के लिए वो कह रहे हैं कि शहरी ठहरे ना, इसलिए कम खाओगे। तुम्हारी उम्र में तो 4 आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली यानी आप समझिए हाथ में लेकर, मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। फबना मतलब जचना, अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। उसने समझ लिया कि मैं लाख की चूड़ियों के विषय में ही कुछ सोच रहा हूँगा, तो वो बोला, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, तब बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। क्योंकि पाठ में पहले ही आपको कामतनाथ जी ने बताया था ना कि बदलू शादी विवाह के समय में कोई समझौता नहीं करता था। अब 10 आने देगा तो वो कैसे ले लेगा, उसने उसे जोड़ा देने को ही इनकार कर दिया और कहा, जाओ शहर से ले आओ। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। तो
क्योंकि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, लेखक ने? बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसकी चूड़ियों की डिमांड कम हो गई थी। मशीनी युग के कारण कांच की चूड़ियों का जो मांगना था या डिमांड थी बच्चों, वो ज़्यादा हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी कि समझौता कर ले, 10 आने में ही अपनी चूड़ी दे दे। उसने अपनी इस बात पर टिका रहा और स्वयं का जीवन शान से चलाता रहा। तो बच्चों, ये कहानी, ये पाठ पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ में या अगली वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर कराएंगे, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए बच्चों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।